बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्पेशल पैथोलॉजी के तमाम न्यूप्लास्टिक लीजन्स को कवर करने वाले हैं। इन शॉर्ट तमाम ट्यूमर्स को, तमाम कैंसर को रिवाइज़ करने वाले हैं। अब एक वीडियो के अंदर तमाम कैंसर को रिवाइज़ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो हम इसके लिए पैथोमा यूज़ कर रहे हैं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें सिर्फ कैंसर ही है, फॉर एग्जांपल डब्ल्यूबीसी, और कुछ चैप्टर ऐसे है जिसमें कैंसर तक नहीं है, फॉर एग्जांपल आरबीसी। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला चैप्टर है आरबीसी, रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर। अब इस चैप्टर के अंदर एनीमिया को एक्सप्लेन करेगा मेनली, और पॉलीसाइथीमिया वगैरह का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर कोई कैंसर नहीं है, तो हम इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है वो है डब्ल्यूबीसी डिसऑर्डर। अब डब्ल्यूबीसी डिसऑर्डर वाला चैप्टर पूरा ही कैंसर पे है, तो जल्दी जल्दी इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट होता है एक्यूट ल्यूकेमिया। एक्यूट और क्रॉनिक ल्यूकेमिया में क्या फ़र्क होता है? एक्यूट ल्यूकेमिया के अंदर आपको इमेच्योर सेल, जिनको ब्लास्ट कहते हैं, वो देखने को मिलते हैं, जबकि क्रॉनिक ल्यूकेमिया के अंदर आपको मैच्योर लिम्फोसाइट सेल देखने को मिलते हैं। ओके, तो एक्यूट ल्यूकेमिया की डेफिनेशन के अंदर आपने कहना है कि 20% से ज़्यादा बोन मैरो के अंदर ब्लास्ट होता है, उसको बोलेगी एक्यूट ल्यूकेमिया। जो ब्लास्ट होते हैं नॉर्मल हिमेटोपोइसिस को क्राउड आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्यूट फेस आता है। एक्यूट फेस के अंदर तमाम सेल्स का काउंट कम हो जाएगा, फॉर एग्जांपल एनीमिया हो सकता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है न्यूट्रोपिनिया की वजह से। ओके, तो जो ब्लास्ट होते हैं नंबर 1 नॉर्मल हिमेटोपोइसिस को क्राउड आउट कर देते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे हेडिंग भी बनाई हुई है। अब जो ब्लास्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे, जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी काउंट ज़्यादा हो जाएगा। जो ब्लास्ट होते हैं बड़े-बड़े सेल होते हैं, इमेच्योर होती है, पंच आउट न्यूक्लियोलाई होता है। एक्यूट ल्यूकेमिया को मज़ीद 2 में डिवाइड करते हैं, एएलएल और एएमएल, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, डिपेंडिंग अपॉन ब्लास्ट कौन सा है। अगर माइलोब्लास्ट है तो उसको बोले कि एएमएल, अगर लिम्फोब्लास्ट है तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक है। तो जो लिम्फोब्लास्ट 20% से ज़्यादा बोन मैरो के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, एएलएल बोलते हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्ट ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं वो टीडीटी क्या है, डीएनए पॉलीमरेज होता है, उससे पॉजिटिव होते हैं। ओके, जो है एएलएल है मोस्टली डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में होता है, खासतौर पर 5 साल के बाद में होगा। लेकिन जो एक अनीमिया है, यहाँ पर अनीमिया कह रहा हूँ, एक माइलॉइड ल्यूकेमिया है, वो 5 साल से पहले देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, तो उनका डिफरेंस रट्टा मार लेना। ठीक हो गया? तो उसको मज़ीद 2 में डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सेल इन्वॉल्व है, बी सेल या टी सेल, तो बाल और टाल होगा। तो जो बाल होता है उसके अंदर क्या होता है, बाल में आपको जो CD10, 19, 10, 19, 20 देखने को मिलता है, कीमोथेरेपी से ठीक हो जाता है। लेकिन इसका जो प्रोग्नोसिस है वो साइटोलॉजिकल एब्नॉर्मैलिटीज़ पर डिपेंड करता है। अगर 12-21 है तो उसका प्रोग्नोसिस रिलेटिवली अच्छा होता है, वो बच्चों में होता है। लेकिन अगर ये 9-22 वाला हो जाए, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, जो कि एएमएल में भी होता है, तो उसका प्रोग्नोसिस काफ़ी ज़्यादा पुअर होता है। तो जो टाल है, टाल में ऐसे लिम्फोब्लास्ट होते हैं जिनके अंदर CD2 से लेकर CD8 तक होते हैं, यानी इसमें CD10 नहीं होता। उन 10, 19, 20 को रट्टा मार लो। ओके, तो जो एएलएल है, सॉरी, जो बाल है उसमें आपको बोन मैरो मैस देखने को मिलेगा, लेकिन जो टाल होता है उसमें आपको थाइमस का मीडियस्टिनल मैस देखने को मिलता है, और उसको एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा भी कहते हैं। ल्यूकेमिया और लिम्फोमा में क्या फ़र्क है? ल्यूकेमिया बोन मैरो या पेरिफेरल ब्लड स्मीयर को इन्वॉल्व करेगा, लेकिन अगर वो नोडल या एक्स्ट्रा नोडल टिश्यू में मैस बनाना शुरू कर दे, मैलिग्नेंट सेल, तो उसको बोलते हैं लिम्फोमा। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया क्या है? एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया के अंदर न्यूप्लास्टिक एक्युमुलेशन है। ओके, पहले हमने पढ़ा था न्यूप्लास्टिक एक्युमुलेशन ऑफ लिम्फोब्लास्ट, अब है माइलॉइड इमेच्योर, जिनको माइलोब्लास्ट कहते हैं। जो माइलोब्लास्ट होता है इनकी साइटोप्लाज्मिक स्टेनिंग पॉजिटिव होती है, फॉर एग्जांपल माइलोपेरोक्सीडेज ये पॉजिटिव होते हैं। ओके, और जो माइलोपेरोक्सीडेज है इसकी क्रिस्टल एग्रीगेशन की वजह से और रोड्स बनना शुरू हो जाती है। ओल्डर इंडिविजुअल में होता है, लेकिन जो हमारा एएलएल है मोस्टली बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, इसकी मज़ीद क्लासिफिकेशन होती है डिपेंडिंग अपॉन साइटोलॉजिकल एब्नॉर्मैलिटी क्या है। साइटोलॉजिकल का मतलब है कि कौन से ट्रांसलोकेशन है, लाइक 12, 21 और 9, 22 तो हमने पढ़ लिया था, एएलएल के अंदर पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर जो 15, 17 वाली है वो है एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक। ठीक हो गया? तो उसको मेनली 3 में डिवाइड करते हैं, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक, ओके, मोनोसिटिक और मेगा कैरियोब्लास्टिक। प्रोमाइलोसिटिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोमाइलोसाइट्स देखने को मिलते हैं, ओके, जो कि एमपीओ पॉजिटिव होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो मोनोसिटिक और मेगा कैरियोब्लास्टिक है, एमपीओ नेगेटिव होती है। ओके, ठीक हो गया? बस रट्टा यही है कि यहाँ पर जो एक्युमुलेशन होती है प्रोमाइलोसाइट्स की होती है, यहाँ पर जो एक्युमुलेशन है यहाँ पे मोनोब्लास्ट की होती है, यहाँ पर मेगा कैरियोब्लास्ट की होती है। ठीक है? तो जो एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक है उसमें 15-17 की ट्रांसलोकेशन होती है। इसके अंदर रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर 17 से लेकर 15 की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जो रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर है उसकी डिस्ट्रप्शन हो जाएगी। जब डिस्ट्रप्शन हो जाएगी तो रेटिनोइक एसिड की रिसेप्टर की डिस्ट्रप्शन की वजह से मैच्योरेशन रुक जाती है, और प्रोमाइलोसाइट, जिनको प्रोमाइलोब्लास्ट भी कहते हैं, वो जमा होना शुरू हो जाएगी बोन मैरो के अंदर। 20% से ज़्यादा हो जाता है उसको एक्यूट ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है? तो जो एब्नॉर्मल प्रोमाइलोसाइट्स होते हैं इनके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं। अगर वो ग्रैन्यूल फट जाए या ग्रैन्यूल रिलीज हो जाए तो वो डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation करवा देती है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो है आल ट्रांस रेटिनोइक एसिड, जो कि रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लेगा। एक्यूट मोनोसिटी के अंदर मोनोब्लास्ट होते हैं, और ये
गम्स को इन्फिल्ट्रेट करता होता है बोन मैरो के बजाय, जबकि जो एक्यूट मेगाकैरियोब्लास्टिक या डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है। जो एएमएल होता है, एक तो ट्रांसलोकेशन की वजह से भी हो सकता है, या फिर ये माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम की वजह से हो सकता है कि पहले कभी डिस्प्लेसिया चल रहा था। खास तौर पर अगर अल्काइलेटिंग एजेंट या रेडियोथेरेपी का एक्सपोजर हुआ है, कीमो रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ, तो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम हो सकता है। उस माइलोप्लास्टिक जो कि प्री एग्जिस्टेंट डिस्प्लेसिया है, उस माइलोडिस्प्लासिस सिंड्रोम की वजह से एएमएल हो सकता है। तो जो माइलोडिस्प्लासिस सिंड्रोम है, उसमें सेल का काउंट कम हो जाएगा, बोन मैरो की हाइपरसेलुलैरिटी होती है। ओके, यानी बोन मैरो के अंदर तो ब्लास्ट होते हैं, लेकिन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के अंदर सेल आपको नहीं देखने को मिलते हैं। सेल की मैच्योरेशन खराब हो जाती है और ब्लास्ट रिलेटिवली बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक वैल्यू दी हुई है, इसको रट्टा मान लेना। जो पेशेंट्स होती है वो इन्फेक्शन से मर जाते हैं, ब्लीडिंग से मर जाते हैं। इसके बाद क्रॉनिक ल्यूकीमिया के अंदर आपको मैच्योर सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट, या फिर ये कह लो कि जो ब्लास्ट होते हैं वो 20% से कम देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर सर्कुलेटिंग है, तो यहाँ पे मैच्योर का रट्टा मार लेना। ओके, तो ये बी को टी को इन्वॉल्व कर सकता है। टी में भी आपके हेल्पर जो टी सेल होते हैं, जिनको CD4 कहते हैं। बी को इन्वॉल्व करने वाले दो है, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक और जिसको स्मॉल सेल भी कहते हैं। इसके अलावा हेरी सेल ल्यूकेमिया, जबकि CD4 पॉजिटिव जो कि मैच्योर है, उनको इन्वॉल्व करने वाला अडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया वायरस और माइकोसिस फंजॉइड्स है। तो जो क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर पहली बात है कि यहाँ पर मैच्योर सेल होगा, लेकिन ये दोनों को रिसेप्टर को एक्सप्रेस करेगा, 5वां और 20वां, यानी जो हमारा टाल वाला था और बाल वाला था, दोनों को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के अंदर आपको समझ सेल देखने को मिलते हैं। लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करेगा तो लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगा, और चूंकि ये लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर रहा है, लिम्फ नोड में मैस बना रहा है, तब आप उसको स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा कहते हैं। ओके, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? इसकी कॉम्प्लिकेशन है कि एंटीबॉडीज़ का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि जो सेल होते हैं इनमें डाइवर्सिटी नहीं होती, तो हाइपोगैमाग्लोबिनिमिया हो सकता है, ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, और ये डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा की तरफ जा सकती है। जो डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा है, ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। रट्टा मार लेना कि डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा की तरफ एक और भी जाएगा, वो होगा फॉलिकुलर लिम्फोमा। अब हेरी सेल ल्यूकेमिया के अंदर क्या होगा, मैच्योर बी सेल का कैंसर है, लेकिन यहाँ पर हेरी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं। जो सेल होते हैं वो ट्रैप से पॉजिटिव है। ऊपर हमने समझ सेल पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे ट्रैप होगा। ओके, तो इसके क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या था, ऊपर लिम्फेडिनोपैथी, तो यहाँ पे क्या होगी, सप्लीनोमेगाली होगी, यानी यहाँ पे लिम्फेडिनोपैथी नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे सप्लीनोमेगाली होगी, क्योंकि हेरी सेल रेड पल्प में जमा होना शुरू हो जाते हैं। जब बोन मैरो की बायोप्सी करती है या नीडल लेती है, तो वो ड्राई टैप देखने को मिलता है, क्योंकि बोन मैरो की फाइब्रोसिस हो गई है। लेकिन रट्टा मार लेना कि इसमें लिम्फेडिनोपैथी नहीं होती। लिम्फेडिनोपैथी हो तो वो लिम्फोमा होता है, वो क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया है। अब ये वाला इसका एक्सीलेंट रिस्पॉन्स होता है टू क्लैट्रोबीन से। जो क्लैट्रोबीन होती है एडिनोसिन टी माइनस इनहिबिटर होती है। ओके, तो एडिनोसिन टी माइनस इनहिबिटर की वजह से एडिनोसिन जमा होना शुरू हो जाएगा और सेल को उड़ा देगा। अडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया वायरस ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस की वजह से होता है। इसके क्लिनिकल फीचर के अंदर आपको स्किन पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, रैश देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये ल्यूकेमिया के अलावा लिम्फोमा भी लिखा हुआ है। लिम्फोमा का मतलब लिम्फेडिनोपैथी करवा देगा, वो भी जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी। लिम्फेडिनोपैथी के साथ ही सप्लीनोमेगाली, यानी लिम्फेडिनोपैथी इसमें होती है, सप्लीनोमेगाली इसमें होती है, इन दोनों को मिला दो तो स्किन के अलावा बोन के ऊपर लिटिक या पंच आउट लीजन्स देखने को मिल सकती है, और हाइपर कैल्सीमिया भी आपको देखने को मिल सकता है। ओके, इसके बाद है माइकोसिस फंगॉइड्स। तो जो माइकोसिस फंगॉइड्स है, माइकोसिस तो नाम से लग रहा है कि कोई फंगाई का इन्फेक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्किन को इन्वॉल्व करेगा मेनली, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर रैश, ब्लैक नोड्यूल बनना शुरू हो जाएगा। ओके, और अगर ये ब्लड तक पहुँच गया, अच्छा लिम्फोप्लास्टिक सेल एपिडर्मिस में जमा हो गए, तो उसको पोर्टरी और माइक्रो एब्सेस कहते हैं। अगर ये सेल ब्लड को इन्वॉल्व करना शुरू कर दे तो उसको सीज़ारी सिंड्रोम कहते हैं, और ब्लड के अंदर सीज़ारी सेल जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये ऐसे लिम्फोसाइट होते हैं जिनके न्यूक्लियस से फॉर्म होता है। अब इसके बाद है माइलोप्रोलिफरेटिव। माइलोप्रोलिफरेटिव वाला, माइलो से मतलब माइल्ड लीनिएज को इन्वॉल्व करेगा। अभी हमने लिम्फॉइड लीनिएज के पढ़ लिए थे, ओके, मेनली। ठीक है, तो एक्यूट ल्यूकेमिया वगैरह या क्रॉनिक ल्यूकेमिया, लेकिन अब पढ़ने वाले माइलॉइड लीनिएज। तो जो न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है मैच्योर सेल की, अभी हमने मैच्योर लिम्फोसाइट का पढ़ा था, जिनको क्रॉनिक ल्यूकेमिया कहते हैं, लेकिन अगर मैच्योर माइलॉइड लीनिएज आ जाए तो उसको माइलोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम कहते हैं। ये बूढ़े लोगों में होता है मेनली। अब WBC काउंट इसमें भी ज़्यादा होगा, इसमें भी बोन मैरो हाइपर सेलुलर होती है, लेकिन इसमें कौन सा डोमिनेंट सेल ज़्यादा होगा? अगर इसमें ग्रैनुलोसाइट ज़्यादा होगा तो उसको CML कहते हैं, अगर RBC ज़्यादा होगा तो पॉलीसाइथेमिया वेरा कहते हैं, अगर इसके अंदर प्लेटलेट ज़्यादा हो तो उसको एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस या थ्रोम्बोसाइथीमिया कहते हैं, और अगर इसके अंदर मेगाकैरियोसाइट ज़्यादा हो तो उसको माइलोफाइब्रोसिस कहते हैं। ओके, तो पहला है हमारा, अच्छा इसकी दो कॉम्प्लिकेशन है। नंबर 1 है कि सेल का टर्नओवर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हाइपरयूरिसीमिया काउंट हो जाएगा। दूसरा ये है कि
ये प्रोग्रेस करती है या तो बोन मैरो फाइब्रोसिस की तरफ, जिसको हम माइलोफाइब्रोसिस कहते हैं, या फिर ये एक्यूट ल्यूकेमिया जिसको AML कहते हैं, उसकी तरफ चले जाती है। तो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमियास के अंदर इन सब की डेफिनेशन के अंदर न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर माइलॉइड सेल आएगा। लेकिन अगर न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर माइलॉइड सेल स्पेशली ग्रैनुलोसाइट आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, CML। सबसे ज़्यादा बेसोफिल देखने को मिलती है। और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ट्रांसलोकेशन होती है वो 922 की होती है, रट्टा मार लेना, बाकी सबके अंदर JAG2 में म्यूटेशन होगी। तो जो 922 वाली म्यूटेशन है उसको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है कि इसमें BCR-ABL क्रिएट हो जाएगा, जिसमें टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। जब टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो हम इमेटिनिब यूज़ करते हैं। ओके, अब ल्यूकेमिया है तो ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, स्प्लीन बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे ही स्प्लीन बढ़ना शुरू हो जाए इसका मतलब है कि ये एक्सेलरेटेड फेज में चला गया है, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है एक्यूट ल्यूकेमिया के अंदर, तो जो AML या ALL में कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि म्यूटेशन प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल के अंदर है। अब CML का जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो ल्यूकोमाइट रिएक्शन है। ल्यूकोमाइट रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन की वजह से न्यूट्रोफिल का काउंट ज़्यादा हो गया है, 10 के से ज़्यादा हो गया है। ओके, अब इसके में क्या डिफरेंस होता है, 3 डिफरेंस है। नंबर 1 कि न्यूट्रोफिल के अंदर नेगेटिव अल्कलाइन ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेटेस जो लैप होता है ये आपको नॉर्मल ग्रैनुलोसाइट में देखने को मिलता है जो कि ल्यूकोमाइट रिएक्शन में होती है, लेकिन जो कैंसर वाले हैं वो लैप नेगेटिव होते हैं। नंबर 2 है कि बेसोफिल CML में होती है। नंबर 3 ट्रांसलोकेशन इसमें देखने को मिलती है 922 वाली। इसके बाद पॉलीसाइथीमिया वेरा है, इसमें RBC ज़्यादा होती है। JAK2 की म्यूटेशन सबके अंदर होती है। जो क्लिनिकल सिम्पटम होते हैं वो हाइपर विस्कोसिटी की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल अगर और वेसल्स को इन्वॉल्व करेगा तो ब्लडी वेन हेडेक हो सकती है, वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है, फॉर एग्जांपल हेपेटिक वेन, पोर्टल वेन या ड्यूरल साइनसिस की। फेस को इन्वॉल्व करे तो फ्लश फेस हो सकता है, या बाथिंग के बाद इचिंग हो सकती है क्योंकि मास्ट सेल्स हिस्टामिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। ट्रीटमेंट इसका फ्लेबोटमी है। ओके, और इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है हमारा रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया। तो जो पॉलीसाइथीमिया होता है इसमें हाइपो जो रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया उसमें हाइपोक्सिया होता है, यानी परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन कम होती है, एरिथ्रोपोइटिन लेवल ज़्यादा होता है, और ये हाई एल्टीट्यूड या लंग डिजीज़ की वजह से होती है मेनली। ओके, थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ। लेकिन जो पॉलीसाइथीमिया वेरा होती है उसमें एरिथ्रोपोइटिन लेवल रिलेटिवली कम होता है और इसमें हाइपोक्सिया वगैरह नहीं होता इसकी वजह से। लेकिन अगर रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया किसी एक्टोपी की वजह से हो रहा है, कहीं और से हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर एग्जांपल रीनल सेल कार्सिनोमा से प्रोड्यूस हो रहा है, तब ऐसा देखने को मिल सकता है, EPO ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अब एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया, इसके अंदर प्लेटलेट ज़्यादा होगी, JAK2 की म्यूटेशन है। अब इसके जो सिम्पटम्स होते हैं वो मेनली किस वजह से आते हैं, वो सिम्पटम आते हैं ब्लीडिंग या थ्रोम्बोसिस की वजह से, क्योंकि प्लेटलेट से काम नहीं कर रहे और बेकार है। तो ये बोन मैरो फाइब्रोसिस की तरफ इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करता, यानी ये कॉम्प्लिकेशन नहीं करवाता, ये वाहिद MPD है। इसके बाद माइलोफाइब्रोसिस है, इसके अंदर मेगाकैरियोसाइट ज़्यादा होती है। मेगाकैरियोसाइट प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा प्रोड्यूस करते हैं जो कि बोन मैरो की फाइब्रोसिस करवा देगा। क्लिनिकल फीचर के अंदर क्या है, क्लिनिकल फीचर के अंदर क्या हो सकता है, स्प्लीनोमेगाली हो सकती है ड्यू टू एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोपोइसिस, ल्यूकोएरिथ्रोब्लास्टिक, ल्यूको का मतलब WBC और एरिथ्रोब्लास्टिक RBC, तो टेयर ड्रॉप RBC और आपको इमेच्योर ग्रैनुलोसाइट यानी जो RBC टेयर ड्रॉप न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। बाकी इसमें भी इन्फेक्शन, थ्रोम्बोसिस, ब्लीडिंग होने के चांसेस होती है। नेक्स्ट है वैसे लिम्फेडिनोपैथी, हमारा टॉपिक में नहीं है लेकिन रट्टा मार लिया ना कि जो पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी होती है वो कैंसर में होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिम्फोमा। जो लिम्फोमा है, न्यूप्लास्मा क्या होता है, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है लिम्फाइड सेल की। लेकिन आपको लिम्फाइड सेल को मैस बनाना पड़ेगा। मैस दो जगह पे हो सकता है, नोडल टिश्यू और एक्स्ट्रा नोडल टिश्यू। जो नोडल टिश्यू है लिम्फ नोड, एक्स्ट्रा नोडल टिश्यू में आपके दूसरे टिश्यू आना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो इसको मजीद दो में डिवाइड करते हैं, नॉन हॉजकिन और हॉजकिन। जो नॉन हॉजकिन होते हैं उसको मजीद सेल की टाइप पे डिपेंड बेस कर सकते हैं कि बी है या टी है, सेल का साइज के छोटा है, बड़ा, इंटरमीडिएट है, या कौन सी ग्रोथ है, या फिर कौन से सेल मार्कर है, या कौन सी ट्रांसलोकेशन है। लेकिन मेनली साइज को फॉलो कर रही है, स्मॉल, इंटरमीडिएट और लार्ज। लार्ज में डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, ओके। इंटरमीडिएट के अंदर बर्किल लिम्फोमा, स्मॉल के अंदर फॉलिकुलर मेंटल मार्जिनल लिम्फोमा। ओके, तो ये हॉजकिन और नॉन हॉजकिन का है, ज़्यादा कॉमन होता है नॉन हॉजकिन। हॉजकिन के अंदर रीड्स ट्रांसवर्स सेल होती है और यहाँ पे जो कंपोजिशन होती है मैच की, इसमें रिएक्टिव सेल बहुत ज़्यादा होती है, इन्फ्लेमेटरी सेल और फाइब्रोसिस है। जो हॉजकिन लिम्फोमा होता है ये यंग एडल्ट को इन्वॉल्व करता है, कॉन्टीजियस सेपरेट होता है, एक्स्ट्रानोडल रेयरली होता है। स्टेजिंग इसकी थेरेपी को गाइड करती है, यानी जो रेडिएशन है उसका मेन स्टे और ट्रीटमेंट है, ल्यूकेमिक फेज इस पर नहीं होता। ओके, अब फॉलिकुलर लिम्फोमा। अब इन तीनों में क्या है, फॉलिकुलर, मेंटल और मार्जिनल, इन तीनों में स्मॉल बी सेल होगा, यानी 20 के ऊपर CD20 पड़ा हुआ होगा। ओके, CD55 रट्टा मार लेना कि टी के एक्सेलरेटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया हो सकता है।
फॉलिकुलर लिम्फोमा, मेंटल सेल लिम्फोमा, मार्जिनल सेल लिम्फोमा, इन तीनों में डेफिनेशन में स्मॉल बी सेल है CD20 वाले, लेकिन फॉलिकुलर के अंदर फॉलिकल लाइक नोड्यूल होगा, मेंटल के अंदर मेंटल जोन को एक्सपांड कर लेगा और मार्जिनल जोन को एक्सपांड करने वाला मार्जिनल जोन लिम्फोमा है। इन सब की क्लिनिकल सिम्टम के अंदर लेट एडल्टहुड होगा, जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी, पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी होगी। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन अब आती है ट्रांसलोकेशन। तो फॉलिकुलर लिम्फोमा के अंदर 14-18 की होती है, यानी हमेशा जीन जाएगा 14 के ऊपर, क्योंकि 14 क्रोमोसोम के ऊपर इम्यूनोग्लोबुलिन का हैवी चेन जीन लोकस है, ठीक है। आईजी हैवी चेन लोकस होता है किसके ऊपर, क्रोमोसोम नंबर 14 के ऊपर। तो 14-18 वाला हमारा फॉलिकुलर है, मेंटल के अंदर 11-14 आ जाएगा, और जो हमारा 8-14 है वो बर्किल लिम्फोमा है। जबकि मार्जिनल के अंदर आपको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का, हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस का या शोगन डिजीज का कोई ना कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, या फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है डिजीज वाली। तो जो फॉलिकुलर लिम्फोमा के अंदर अब जीन को भी रट्टा मार लेना कि 14-18 के अंदर जो BCL2 है वो माइग्रेट करेगा 18 से 14 की तरफ, हमेशा 14 की तरफ माइग्रेट करेंगे। मेंटल के अंदर कौन सा होता है, साइक्लिन D1 होता है, लेकिन बर्किट लिम्फोमा के अंदर कौन सा जीन होगा, इसको रट्टा मार लेना, बर्किट लिम्फोमा के अंदर CMYC है, ठीक हो गया, तो इनको रट्टा मार लेना। अब जो इसका जो कॉम्प्लिकेशन होती है, अच्छा इसकी जो ट्रीटमेंट है फॉलिकुलर लिम्फोमा की वो रिटोक्सिमाब है, जो कि एंटी CD20 एंटीबॉडी होती है। अब ये फॉलिकुलर लिम्फोमा, और मैंने एक और बताया था जो आपने रट्टा मारा था यहाँ पर, ये वाला हमारा क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ये दोनों जाते होते हैं डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा के अंदर, ठीक हो गया। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। फॉलिकुलर लिम्फोमा का डिफरेंशियल डायग्नोसिस है रिएक्टिव, हमेशा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रिएक्टिव आ जाएगा। तो इसका क्या चार चीज़ें है कि नॉर्मल आर्किटेक्चर डिस्टर्ब हो जाता है कैंसर के अंदर, कैंसर के अंदर टेंजिबल बॉडी मैक्रोफेजेस नहीं होते, BCL2 की एक्सप्रेशन कैंसर के अंदर होती है, और मोनोक्लोनैलिटी भी कैंसर के अंदर होती है। मेंटल सेल लिम्फोमा के में 11-14 की होती है म्यूटेशन, ट्रांसलोकेशन होती है, साइक्लिन D1 जाता होता है 11 से 14 की तरफ जाता होता है। जो साइक्लिन D1 है G1S ट्रांजिशन को बढ़ा देती है, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन को फैसिलिटेट करती होती है। ओके, इसके बाद मार्जिनल है, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, फॉर एग्जांपल हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस, शॉगरेन डिजीज, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। जो मार्जिनल जोन होता है ये पोस्ट जर्मिनल सेंटर होता है, एक जर्मिनल सेंटर है, पोस्ट जर्मिनल सेंटर को मार्जिनल जोन कहते हैं। जो मार्टोमा होता है ये मार्जिनल जोन लिम्फोमा होता है म्यूकोसा के अंदर, खासतौर पर एच पाइलोरी की वजह से होता है। जो हमारा बर्किल लिम्फोमा है इंटरमीडिएट साइज बी सेल्स की वजह से होता है, एप्स्टीन बार वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है, इसमें एक्स्ट्रा नोडल मैस देखने को मिलती है। ओके, इन सब के अंदर लिम्फेडिनोपैथी थी, लेकिन बर्किल लिम्फोमा के अंदर एक्स्ट्रा नोडल मैस होगा, दैट इज वाई हम इसको एक्स्ट्रा नोडल में डाल देते हैं, बाकी समय नोडल है, ठीक है। अब इसकी दो फॉर्म्स होती है, एक अफ्रीकन और एक होती है स्पोरेटिक। जो अफ्रीकन वाली होती है वो जाग को इन्वॉल्व करती है, लेकिन स्पोरेटिक एब्डोमेन को इन्वॉल्व करती है, और उसमें जो जीन मूव करेगा वो CMYC है, जो कि सेल ग्रोथ करवा देगा। इस केस में आपको स्टेरिस स्काई अपीयरेंस देखने को मिलती है, स्टेरिस स्काई अपीयरेंस आपको AML में भी देखने को मिलती है। डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा के अंदर जो कैंसर होते हैं शीट्स में डिफ्यूजली ग्रो करते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप होती है, एग्रेसिव भी होती है, स्पोरेटिक या फिर लो ग्रेड लिम्फोमा की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से होती है, और ये दोनों चीज़ों से प्रेजेंट कर सकता है, या तो लिम्फेडिनोपैथी या एक्स्ट्रा नोडल मैस। इसके बाद है हॉजकिन लिम्फोमा। तो जो हॉजकिन लिम्फोमा होता है इसमें न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है रीड स्टर्नबर्ग सेल की। अब रीड स्टर्नबर्ग सेल बड़े बड़े लार्ज बी सेल है, बहुत बड़े बड़े लार्ज बी सेल है। नंबर 2 इनका न्यूक्लियस मल्टी लॉब्ड होता है, नंबर 3 इनका न्यूक्लियोलाई प्रोमिनेंट होता है, आउट आई न्यूक्लियस होता है। CD15 और 30 से पॉजिटिव होते हैं, इसको रट्टा मार लेना। CD20 वाले कौन कौन से थे, स्मॉल वाले थे। ओके, तो जो रिएक्टिव इन्फ्लेमेटरी, अच्छा रेडिएट स्टर्नबर्ग सेल साइटोकाइन प्रोड्यूस करते हैं, वो साइटोकाइन तीन चीज़ें करवा देगा। नंबर 1 बी सेप्टम करवाएगी, बी सेप्टम के अंदर फीवर, चिल्स, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, नाइट स्वेट आते हैं। दूसरी तरफ ये कीमोटैक्सिस करवाते हैं, न्यूट्रोफिल की, लिम्फोसाइट्स की, प्लाज्मा सेल्स की, मैक्रोफेजेस की। असल में न्यूट्रोफिल इतने नहीं आते, ईओसिनोफिल ज़्यादा आ जाती है। फाइब्रोसिस करवा सकता है। जो रिएक्टिव इन्फ्लेमेटरी सेल है वही ट्यूमर का मेन बल्क बनाते हैं, और इसी को हम यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। तो उसको मेनली हम कितने में डिवाइड करते हैं, नोडुलर एक्लॉरोसिस, लिम्फोसाइट रिच, मिक्स सेलुलैरिटी, लिम्फोसाइट डिप्लीशन। तो जो नोडुलर एक्लॉरोसिस है मोस्ट कॉमन टाइप होती है हॉजकिन लिम्फोमा की, इसके अंदर सर्विकल या मीडियस्टिनल लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है। फीमेल्स के अंदर जो लिम्फ नोड होते हैं उनको डिवाइड करने वाले बैंड ऑफ सेक्लॉरोसिस होते हैं, और जो रीड स्टर्नबर्ग सेल है वो लेक लाइक स्पेसेस के अंदर होते हैं, जिनको लैकुनर सेल्स कहते हैं। ओके, अब जितना ज़्यादा लिम्फोसाइट होगा उतना ज़्यादा प्रोग्नोसिस अच्छा होगा। तो जो लिम्फोसाइट रिच का प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, मिक्स सेलुलैरिटी में ईओसिनोफिल होता है, क्योंकि रीड स्टर्नबर्ग सेल इंटरल्यूकिन 5 प्रोड्यूस करते हैं। जो लिम्फोसाइट की डिप्लीशन होती है वो सबसे एग्रेसिव होती है, HIV एल्डरली में देखने को मिलती है। अब लास्ट कैंसर है इस WBC का, उसको बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा। तो उसमें मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है प्लाज्मा सेल की। तो ये मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंसी है, किसकी, बोन की। लेकिन जो मैटर्स अगर हम बात करें तो जो मेटास्टेटिक कैंसर है सबसे मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट है। ओके, प्राइमरीली तो ये है, लेकिन जो सेकेंडरी में मेटास्टेटिक आ जाती है। ओके, तो जो मल्टीपल माइलोमा के अंदर इंटरल्यूकिन 6 है, ऊपर हमने इंटरल्यूकिन 5 पढ़ा था। तो जो इंटरल्यूकिन 6 होता है प्लाज्मा सेल की ग्रोथ करवाता है, और प्लाज्मा सेल की ग्रोथ के अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रोडक्शन भी करवाता होता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, बोन पेन, हड्डी पे प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगी। असल में सारा मसला होगा प्रोटीन्स का, या कोई
दूसरे मैकेनिज्म का। फॉर एग्जांपल पहला है बोन पेन विद हाइपरकैल्सीमिया। इसकी वजह क्या है? तो जो न्यूप्लास्टिक प्लाज्मा सेल होते हैं वो रैंक रिसेप्टर को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बोन की डिस्ट्रक्शन होगी और लिटिक और पंच आउट स्केलेटल लीजन देखने को मिलती है। रट्टा मार लेना कि लिटिक और पंच आउट स्केलेटल लीजन अडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया वायरस में भी देखने को मिलती है, खासतौर पर वर्टिब्रा और स्कल के अंदर। नंबर 2 एलिवेटेड सीरम प्रोटीन। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस करते हैं और खासतौर पर अगर आप सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर एम स्पाइक आती है, जो कि मोनोक्लोनल आईजीए या ए की वजह से, जी या ए की वजह से होती है। नंबर 3 इन्फेक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि एंटीजन डाइवर्सिटी नहीं है एंटीबॉडी के अंदर। रोलेक्स फॉर्मेशन होती है क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोटीन होगी उतना आरबीसी के अंदर जो चार्जेस है वो कम होती रहेगी। नंबर 5 है कि एल अमाइलोइडोसिस होगा। फ्री लाइट चेन सीरम के अंदर सर्कुलेट करना शुरू कर देगी और टिश्यू के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी। लेकिन अगर यही फ्री लाइट चेन यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होगी तो उसको बेन जॉन्स प्रोटीन कहते हैं, और अगर ये किडनी के अंदर डिपॉजिट होगी तो ये माइलोमा किडनी करवाती है, रीनल फेलियर करवा देती है। ओके, जो मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटरमिनेट डिजीज है, एमजीयूसी है, इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिलेगा, वो होगा एम स्पाइक्स। ओके, यानी सीरम प्रोटीन ज़्यादा है, यानी एक सीरम प्रोटीन और दूसरा एम स्पाइक्स, बाकी और कोई चीज़ नहीं होगी वो वाली मल्टीपल माइलोमा वाली। ठीक है, इसको छोड़ देती है। अब हम आते हैं वास्कुलर डिसऑर्डर। तो वास्कुलर डिसऑर्डर के अंदर अब कैंसर बहुत थोड़े थोड़े हैं। तो वास्कुलर ट्यूमर के अंदर आपने हेमेंजियोमा, एंजियोसार्कोमा, कैपोसिस सार्कोमा पढ़ना है। हेमेंजियोमा क्या होता है? बिनाइन ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल है, स्किन और लीवर को मेनली इन्वॉल्व करता होता है। एंजियोसार्कोमा मैलिग्नेंट है, किसका? एंडोथेलियल सेल का, और ये हाईली एग्रेसिव है। वो वाला स्किन और लीवर को इन्वॉल्व कर रहा था, लेकिन अगर आप ब्रेस्ट भी ऐड कर लो तो ये एंजियोसार्कोमा बन जाएगा। और अगर लीवर का एंजियोसार्कोमा हो गया तो वो 3 चीज़ों की वजह से होता है। इसका रट्टा मार लो एटीपी से। तो ए फॉर आर्सेनिक, टी फॉर थोरोट्रास्ट और पी फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड। लीवर का एंजियोसार्कोमा इन 3 चीज़ों की वजह से होता है। कैपोसिस सार्कोमा ये भी मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन एंडोथेलियल सेल की, लेकिन ये लो ग्रेड होती है और ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 की वजह से होती है। इसमें 3 चीज़ें आती है, पीपीएन प्लैक, पैचेस और नोड्यूल, या पैचेस प्लैक एंड नोड्यूल्स होती है स्किन के ऊपर, लेकिन विसरा को भी इन्वॉल्व कर सकता है। अब इसकी मजीद टाइप्स होती है। फॉर एग्जाम्पल एक टाइप होती है जो कि स्किन तक लोकलाइज होती है, जो कि ओल्डर वेस्टर्न यूरोपियन ईस्टर्न यूरोपियन मेल्स में होती है, इसको छोड़ दो। एड्स वाले में भी होती है और इसका ट्रीटमेंट एंटी रिट्रोवायरल होता है, और कुछ ट्रांसप्लांट वाले के अंदर होती है, इम्यूनोसप्रेशन वाला। इसके बाद कार्डिक पैथोलॉजी है। हार्ट के ट्यूमर अनइम्पोर्टेंट है, यानी हार्ट के अंदर ट्यूमर्स इतने ज़्यादा एग्जाम में नहीं आते, लेकिन पढ़ लेते हैं। ओके, तो मिक्सोमा, रेप्टोमायोमा, मेटास्टेसिस, यानी ये 2 प्राइमरी ट्यूमर है। अगर बिनाइन मेसेनकाइमल ट्यूमर है जिसका जिलेटिनस अपीयरेंस है, ग्राउंड सब्सटेंस ज़्यादा है, तो उसको मिक्सोमा कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम को मेनली इन्वॉल्व करता है, जिसमें पेडिकुलेटेड मैस होगा, और ये माइट्रल वेल की ऑब्स्ट्रक्शन करा देगा। जब माइट्रल वेल की ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो फिर ये सिनकोपी वगैरह करवा देगा, क्योंकि आगे ब्लड फ्लो आगे नहीं जाएगा ब्रेन के पास। ठीक हो गया, तो माइट्रल वाल्व भी क्या करवाना है इसने? ऑब्स्ट्रक्शन करवा देनी है। इसके बाद रेप्डोमायोमा बिनाइन हिमाटोमा है। ऊपर हमने पढ़ा था बिनाइन मेसेनकाइमल ट्यूमर, लेकिन ये हिमाटोमा है कार्डिक मस्कुलेचर का, और ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर है किसके अंदर? बच्चों के अंदर। अडल्ट के अंदर मिक्सोमा होता है, बच्चों के अंदर रेप्डोमायोमा होता है, और ये ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ एसोसिएटेड होता है। यानी जो मिक्सोमा था वो कार्डिक मिक्सोमा आपके मेसेनकाइमल टिश्यू को इन्वॉल्व करता है, रेप्डोमायोमा कार्डिक मस्कुलेचर को इन्वॉल्व करता है। मिक्सोमा अडल्ट में होता है, रेप्डोमायोमा बच्चों के अंदर होता है। ओके, ठीक हो गया। ये वेंट्रिकल को इन्वॉल्व करता है, वो एट्रियल को इन्वॉल्व करता है। मेटास्टेटिक ट्यूमर बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये ब्रेस्ट, लंग, मेलानोमा, लिम्फोमा से काफ़ी ज़्यादा आती होती है। अगर ये पेरिकार्डियम को इन्वॉल्व करे तो ये पेरिकार्डियल एफिलियन करवा देती है। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर, लंग कार्सिनोमा या लंग्स ट्यूमर रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है। तो जो लंग्स का कैंसर है मोस्ट कॉमन कैंसर है। ओके, अब इसके की फैक्टर है या की रिस्क फैक्टर है वो 3 है। सिगरेट स्मोकिंग, रेडोन और एस्बेस्टोस। इसका निमोनिक है कार। सिगरेट स्मोकिंग, ए फॉर एस्बेस्टोस, आर फॉर रेडोन। तो जो सिगरेट स्मोक है उसके अंदर बहुत सारे 60 से ज़्यादा कार्सिनोजन होते हैं जो कि कैंसर करवाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट म्यूटाजेनिक है वो है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और आर्सेनिक। यानी सिगरेट के अंदर भी आर्सेनिक होता है। ठीक है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और आर्सेनिक है। जितना ज़्यादा ड्यूरेशन या जितनी अमाउंट होगी, यानी जितने पैक ईयर है, उतना ज़्यादा कैंसर का चांसेस बढ़ जाएगा। इसके बाद रेडोन है। रेडोन रेडियो एक्टिव डीके होता है यूरेनियम का, जो कि मिट्टी के अंदर होता है। ये बेसमेंट के अंदर भी होता है, लाइक क्लोज स्पेसेस के अंदर होता है, और ये आयोनाइजिंग रेडिएशन का एक्सपोजर की वजह से कैंसर करवा सकता होता है। ओके, तीसरा एनवायरमेंटल टॉक्सिन है। एनवायरमेंटल टॉक्सिन के अंदर एस्बेस्टोस पढ़ लिया, इसके अलावा कोल्ड फ्यूल्ड स्टव्स है, मेटल, आर्सेनिक, क्रोमियम और निकल, ये भी करवा देती है। अब इसके जो प्रेजेंटिंग सिम्टम होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होती है, लाइक कफ हो सकती है, ब्लड इन कफ आ सकता है, डिस्नी हो सकता है, वेट लॉस है, पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव निमोनिया वगैरह हो सकता है। अगर रेडियोग्राफी करें तो रेडियोग्राफी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? लार्ज स्पिकुलेटेड मैस होगा, जिसके स्पिक्यूल्स निकले हुए होंगे, नोके निकली होगी। ओके, कभी कभार आपको सॉलिटरी नोड्यूल भी देखने को मिल सकता है। अब जो बिनाइन लीजन्स होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? जो बिनाइन लीजन्स होती है वो क्वाइन लीजन प्रोड्यूस करती है। यानी आपने पहले तो आपने रेडियोग्राफी की तो आपको नोड्यूल मिला, लेकिन जो बिनाइन लीजन्स होती है वो क्वाइन लीजन प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल जो ग्रैनुलोमा है या ब्रोंकियल हिमाटोमा है,
जो ग्रैनुलोमा होता है वो टीबी या फंगस की वजह से होता है, लेकिन जो ब्रोंकियल हेमाटोमा है वो बिनाइन ट्यूमर है जिसमें लंग टिश्यू या कार्टिलेज होती है। इन शॉर्ट इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, यानी जो कॉइन लीजन है, वो कॉइन लीजन किस में होती है? बिनाइन लीजन्स की वजह से होती है। तो आपने बायोप्सी करनी है मैलिग्नेंसी को देखने के लिए। अब जो लंग के कैंसर है उसको दो में डिवाइड करते हैं, स्मॉल और नॉन स्मॉल। जो स्मॉल रिलेटिवली कम होता है लेकिन ये बहुत एग्रेसिव होता है, यानी ये सर्जरी से ठीक नहीं होता बल्कि कीमो रेडिएशन से ठीक होगा। लेकिन जो हमारा नॉन स्मॉल वाला है, ज़्यादातर यही होती है, ये सर्जरी से ठीक हो जाते हैं। इसकी मज़ीद सब टाइप है, यानी लंग का सबसे ज़्यादा जो कॉमन कैंसर है, लंग का सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, फिर इसके बाद लार्ज न्यूरोएंडोक्राइन, फिर कार्सिनोइड ट्यूमर आते हैं। स्मॉल की तो बारी बाद में आती है। अब इनकी चीज़ें पढ़ लेते हैं। ओके, तो स्मॉल सेल, एक और रट्टा मार लेना, मैं बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूँ। सारे के सारे जो कैंसर होते हैं वो सेंट्रल होते हैं, लेकिन जो पेरिफेरल होता है वो एडिनोकार्सिनोमा, पैड से रट्टा मार लो, पैड। ओके, इसके अलावा जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा S4 स्मॉल और S4 स्मोकर, तो जो मेल स्मोकर के अंदर स्मॉल सेल कार्सिनोमा, लेकिन नॉन स्मोकर या फीमेल स्मोकर के अंदर एडिनोकार्सिनोमा होते हैं। बाकी सब भी स्मोकिंग से रिलेटेड होते हैं। ओके, इसके बाद हम आगे क्या रट्टा मारना है, आपने आगे रट्टा मारना है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को। ओके, अच्छा एक और चीज़ रट्टा मार लो कि जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है इसने पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड प्रोड्यूस करना है, लेकिन जो एडिनोकार्सिनोमा है इसने क्या प्रोड्यूस करना है? इसने बस इतना खास म्यूकस प्रोड्यूस करना है। लेकिन स्मॉल सेल कार्सिनोमा इसने दो ए प्रोड्यूस करनी है, ADH और ACTH प्रोड्यूस करना है, या फिर CNS के अंदर लैम्बर्ट ईटन मायोस्थेनिक सिंड्रोम प्रोड्यूस करना है, जो कि पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम होती है। तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा पुअरली डिफरेंशिएटेड स्मॉल सेल्स हो गए। न्यूरो एंडोक्राइन डिफरेंशिएशन भी होती है, याद करना कि न्यूरो एंडोक्राइन डिफरेंशिएशन लार्ज के अंदर भी होगी। ओके, और ये क्रोमाग्रेनिन पॉजिटिव होती है, इनको रट्टा मार लेना। मेल स्मोकर में होगा, सेंट्रल इन लोकेशन है, काफ़ी रैपिड ग्रोथ होती है, अर्ली मेटास्टेसिस होती है, ADH ACTH प्रोड्यूस करती है, लैम्बर्ट ईटन मायोस्थेनिक सिंड्रोम वगैरह करवा देते हैं। ओके, इसके अलावा एडिनोकार्सिनोमा ये ग्लैंड्स, म्यूसिन और इसके अलावा TTF थायराइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोड्यूस करता है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के अंदर। जो एडिनोकार्सिनोमा इन सिटू इसकी प्रीकर्सर लिगेंस होती है, तो उसके अंदर कलमनर सेल्स होती है, निमोनिया लाइक कंसोलिडेशन वगैरह करवा सकता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर आपको केराटिन पल्स देखने को मिलती है, रट्टा मार लेने के लिए केराटिन पल्स स्किन में भी देखने को मिलती है। इसके अलावा P40 एक्सप्रेशन होती है, किससे? इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से। ठीक हो गया। इसके अलावा लार्ज सेल वाले है, लार्ज के अंदर क्या है, ये वाली चीज़ भी है, थायराइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, केराटिन पल्स भी है, इसके अलावा इंट्रासेलुलर ब्रिजेस, यानी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा वाली चीज़ें भी है, एडिनो कार्सिनोमा वाली चीज़ें भी हैं, दोनों को मिक्स कर दो। इसके बाद कार्सिनोइड है। स्मॉल सेल और कार्सिनोइड में क्या फ़र्क होता है? स्मॉल सेल पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं, लेकिन कार्सिनोइड वाले वेल डिफरेंशिएटेड न्यूरोएंडोक्राइन होते हैं, और दोनों के दोनों क्रोमाग्रेनिन पॉजिटिव होते हैं, उसको देख लेना। ओके, जो कार्सिनोइड होते हैं सेंट्रल और पेरिफेरल भी होते हैं। अगर ये सेंट्रल हो तो ये पॉलिप लाइक मैस बना लेते हैं। जो मेटास्टैटिक होते हैं, मेटास्टैटिक कैनन बाल नोड्यूल क्रिएट कर देते हैं। मेटास्टैटिक का मतलब है कहीं और से आया है। अब इसकी TNM स्टेजिंग होती है। T का मतलब है ट्यूमर का जो साइज और एक्सटेंशन क्या है, N का मतलब रीजनल लिम्फ नोड की एक्सटेंशन, ओके, और M का मतलब है डिस्टेंट मेटास्टेसिस। ओके, तो इसको देख लेना। अब इनका ट्यूमर का साइज से रिलेटेड बता रहे हैं कि इसकी वजह से क्या हो सकता है। अगर ट्यूमर का साइज ज़्यादा हो गया तो सुपीरियर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अगर सुपीरियर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो हेड और नेक की वेन डिस्टेंट होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से एडिमा होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, सुपीरियर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम होगा, जिसमें तीन चीज़ें होती है। नंबर 1, हेड एंड नेक की वेन्स फूलना शुरू हो जाएगी। नंबर 2, एडिमा और ब्लूइश डिस्कलरेशन साइनोसिस होता है आर्म्स और फेस का। इसके अलावा रिकरेंट लैरेंजियल नर्व को इन्वॉल्व करेगा तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है। फ्लैनिक नर्व को इन्वॉल्व करेगा तो डायफ्राम की पैरालिसिस हो सकती है। अगर सिंपैथेटिक नर्व फाइबर को उड़ा दिया तो उसकी वजह से हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें टॉसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस एंड ऑप्थाल्मोस हो सकता है। अगर ब्रेकियल प्लेक्सस को उड़ा दिया तो शोल्डर पेन और हेड वीकनेस हो सकती है, और ये उस वक्त होती है जबकि एपिकल ट्यूमर है, जिसको पैनकॉस ट्यूमर कहते हैं। ओके, अब स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग किस तरह से कर सकते हो? लो डोज CT स्कैन हम देखना होता है, और इसके अलावा स्क्रीनिंग के अलावा जो सिस्टेमिक थेरेपी को गाइड करने के लिए, प्रोग्नोसिस के लिए आप ड्राइवर म्यूटेशन को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल EFGR म्यूटेशन को देखने के लिए एलोटिनिब, और ELK ट्रांसलोकेशन को देखने के लिए क्रिजोटिनिब। दोनों के आगे में टिनिब आ रहा है। ओके, ठीक हो गया। तो ये एडिनोकार्सिनोमा के अंदर करते हैं, जबकि EFGR इंपॉर्टेंट होती है फीमेल के अंदर जो कि नॉन स्मोकर है। इसके अलावा PD-L1 की एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए हम पेम्ब्रोलिजुमाब यूज़ करते हैं, जो कि इम्यूनोथेरेपी के लिए गाइड करता होता है। जो PD-L1 है ये नॉन सेल कार्सिनोमा के अंदर हो सकता है। अब प्लूरल का जो कैंसर है उसको बोलते हैं मेसोथेलियोमा, जिसमें मेसोथेलियल का मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ये एस्बेस्टोस की वजह से होता है। इसमें प्लूरल कैविटी में पानी भर जाएगा, सांस लेने में दुश्वारी और सीने में दर्द होगा। इसके बाद हमारा ये है GIT है। तो GIT के अंदर अब हर टॉपिक के उन्होंने इंडिविजुअल कैंसर दिए हुए हैं। तो पहला है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी। तो ये मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म है स्क्वेमस सेल का, जो कि ओरल म्यूकोसा को लाइन करता है। इसका जो निमोनिक है
अल्कोहल और टोबैको की वजह से होता है, और जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है फ्लोर ऑफ माउथ है। अब इसकी 2 प्रीकर्सर रीजन होती है, ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया व्हाइट पैच होता है जिसको आप स्क्रैप अभी नहीं कर सकते, और ये स्क्वेमस सेल डिस्प्लेसिया को रिप्रेजेंट करता है। जो ल्यूकोप्लेकिया को भी डिफरेंशियल डायग्नोस करना है आपने ओरल कैंडिडियासिस से और हेरी ल्यूकोप्लेकिया से। तो जो ओरल कैंडिडियासिस या जो थ्रश होती है, ये व्हाइट डिपॉजिट होती है किसके ऊपर, टंग के ऊपर, जिसको इजीली स्क्रैप ऑफ कर सकती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के अंदर होता है। लेकिन हेरी के अंदर व्हाइट रफ होगा, ओके, ऊपर वाइट ब्लैक था लेकिन ये वाइट रफ पैच होगा जो कि लैटरल टंग के अंदर होगा, ये भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में होता है। ओके, खास तौर पर ये एप्स्टीन बार वायरस इंड्यूस स्क्वेमस सेल हाइपरप्लेजिया की वजह से होता है, और ये प्री मैलिग्नेंट नहीं होता। अब एरिथ्रोप्लेकिया क्या है, एरिथ्रोप्लेकिया ओके, अब एरिथ्रोप्लेकिया क्या है, एरिथ्रोप्लेकिया क्या होता है, वेस्कुलराइज्ड ल्यूकोप्लेकिया होता है, और ये हाईली सजेस्टिव है स्क्वेमस सेल डिस्प्लेसिया से। ओके, तो आपने इन दोनों को पहले रूल आउट करना है। स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर आ जाते हैं, तो स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर एक बिनाइन और 2 मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो पहला है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। तो जो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है, ये बिनाइन ट्यूमर है जिसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, स्ट्रोमल और एपिथेलियल कंपोनेंट। ओके, मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड के अंदर राइज करता होता है, जिसमें मोबाइल पेनलेस सर्कमस्क्राइब मैस होगा एट द एंगल ऑफ चा। अब इसका रिकरेंस का रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी अगर आप सर्जरी कर भी लो तो जो ट्यूमर्स के थोड़ा बहुत पोर्शन होता है ये एक्सटेंड कर जाता है कैप्सूल से, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट रिसेक्शन होती है, और इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो कार्सिनोमा है। अगर कार्सिनोमा हो गया तो आपको फेशियल नर्व डैमेज के सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब है वार्थन ट्यूमर। तो जो वार्थन ट्यूमर है ये भी बिनाइन है, अच्छा नीचे वाला मैलिग्नेंट है। तो ये बिनाइन ट्यूमर है जिसके अंदर 2 चीज़ें ज़्यादा होगी, नंबर 1 लिम्फोसाइट ज़्यादा होगी, नंबर 2 जर्मिनल सेंटर ज़्यादा होगी। जर्मिनल सेंटर क्या होती है, लिम्फ नोड का स्ट्रोमा होता है। ओके, तो ये सेकंड मोस्ट ट्यूमर है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन ट्यूमर कौन सा, प्लियोमॉर्फिक है, और ये हमेशा पैरोटिड में निकलता है, जबकि म्यूकोएपिडर्मॉइड वाला ये भी पैरोटिड को इन्वॉल्व करता है। म्यूकोएपिडर्मॉइड के अंदर 2 चीज़ें होती है, म्यूसिनस और स्क्वेमस सेल होती है, और ये फेशियल नर्व को इन्वॉल्व करता है। इसके बाद इसोफेगस है। इसोफेगस के अंदर आपने क्या पढ़ना है, इसोफेजियल कार्सिनोमा पढ़ना है। तो जो इसोफेजियल कार्सिनोमा के जो प्रिकर्सर लगे ना, खासतौर पर एडिनो कार्सिनोमा की, तो वो बैरेट इसोफेगस होती है। बैरेट इसोफेगस का मतलब है कि लोअर इसोफेजियल जो म्यूकोसा है उसकी मेटाप्लेजिया हो गया है, यानी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से वो नॉन सिलेटेड कलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो गया है, जिसमें गॉबलेट सेल के अंदर भी है, और ये जर्ड की वजह से होता है। ओके, अब ये डिस्प्लेजिया एडिनोकार्सिनोमा करवा सकता है। अब जो एडिनोकार्सिनोमा मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है ग्लैंड की, अब ये बैरेट इसोफेगस की वजह से हो सकता है या प्रोलॉन्ग जर्ड की वजह से हो सकता है, लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस को इन्वॉल्व करेगा। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ये मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है स्क्वेमस सेल की, तो ये अपर और मिडल 1/3 को इन्वॉल्व करता होता है। इसके रिस्क फैक्टर में अल्कोहल, टोबैको, वेरी हॉट टी, या एक्लेजिया, इसोफेजियल वेब्स है, या इसोफेजियल इंजरी है। इसोफेजियल कार्सिनोमा का प्रोग्नोसिस काफ़ी पुअर होता है। सेप्टम के अंदर डिस्फेजिया होगा, पहले सॉलिड का फिर लिक्विड्स का डिस्फेजिया होगा, वेट लॉस, पेन होगा, और हेमाटोमेसिस हो सकती है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है। याद करना कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस लंग कैंसर के अंदर भी थी, कफ भी लंग कैंसर के अंदर थी। अब लोकेशन ऑफ लिम्फ नोड है, तो अपर 1/3 का सर्वाइकल लिम्फ नोड में, मिडल 1/3 का मीडियस्टिनल या ट्रैकियो ब्रोंकियल, और लोअर 1/3 का सीलिएक या गैस्ट्रिक है। अब है स्टोमक। तो स्टोमक के अंदर आपने क्या पढ़ना है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, इसकी भी मजीद 2 टाइप होती है। ओके, मेनली एडिनोकार्सिनोमा टाइप का होता है, इसको इंटेस्टिनल या डिफ्यूज में डिवाइड करते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन इंटेस्टिनल होता है। इंटेस्टिनल में लार्ज इरेगुलर अल्सर होता है जिसके हीप्ड अप मार्जिन होते हैं, जबकि डिफ्यूज के अंदर आपको सिग्नेट रिंग सेल देखने को मिलते हैं जो कि डिफ्यूजली इन्वॉल्व करते हैं गैस्ट्रिक वाल को। ओके, डेस्मोप्लेजिया किसके अंदर होगा, डिफ्यूज के अंदर होगा, जिसकी वजह से स्टोमक की दीवारें मोटी हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड लिनाइटिस प्लास्टिका। ओके, जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा था इंटेस्टिनल टाइप का, वो लेजर कर्वेचर को इन्वॉल्व करता है, किसके, एंड्रोम के। इसके रिस्क फैक्टर 3 है, इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया जो कि एच पाइलोरी ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस की वजह से हो सकती है, नाइट्रोसामीन है इन द स्मोक्ड फूड, खासतौर पर जापान के अंदर होती है, और लास्ट में हमारा ब्लड टाइप ए। ओके, तो उसको याद किस तरह से करना है, इसको एन से रटा मारना है। लेकिन जो डिफ्यूज वाला एच पाइलोरी या इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया या नाइट्रोसामीन या ब्लड टाइप ए से रिलेटेड नहीं होता। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के अंदर भी वेट लॉस होगा, इसमें एनीमिया भी हो सकता है क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। इसके अलावा कभी कभार एक्यांथोसिस नाइग्रिकन भी करवा देता है। अब एक्यांथोसिस नाइग्रिकन हमने यहाँ पे पढ़ना है। ओके, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, एक्यांथोसिस नाइग्रिकन्स, थोड़ा सा वेट, आई थिंक इसी चैप्टर में होना चाहिए, एक्यांथोसिस नाइग्रिकन। ऐसा एक्यांथोसिस यहाँ पे लिखा हुआ है, एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया। ओके, ये एक्यांथोसिस नाइग्रिकन है। इसमें अगर एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया होता है, स्किन की डार्कनिंग होती है, दिस इज कॉल्ड एक्यांथोसिस नाइग्रिकन्स। नाइग्रिकन्स का मतलब स्किन डार्क हो गई है, एक्यांथोसिस का मतलब है कि एपिडर्मस का हाइपरप्लेजिया हो गया है। ओके, अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ होता है एसोसिएटेड, लाइक टाइप इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस, और ये गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के साथ होता है। इसलिए बता दूं ताकि आपने लिंक करना है इन चीज़ों को। डिफ्यूज्ड वाले के अंदर, अच्छा मैंने इनका डिफरेंस भी बता दिया। अच्छा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा ये एक्यांथोसिस नाइग्रिकन करवाता है, इसके अलावा एक साइन भी करवाता है, दिस इज कॉल्ड लेजर ट्रिलेट साइन।
अब जो लेज़र ट्रेलेट साइन है ये आपने इसी चैप्टर में पढ़ना है, जब मैं इस टॉपिक में आऊँगा तो आपको मैं दिखा दूँगा। ओके, आई थिंक लेज़र ट्रेलेट साइन, ओके, तो हम ढूँढ लेंगे इसको। तो ये तो हो गया। अच्छा, अब ये जो लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है, अगर ये लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करे, लेफ्ट सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करे तो उसको विशो ट्राइड बोलते हैं, सॉरी विशो नोड कहते हैं। लेकिन अगर ये पेरिम्बलाइकल रीजन को इन्वॉल्व करे तो उसको बोलते हैं सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल, और ये इंटेस्टिनल टाइप में देखने को मिलता है। लेकिन जो बायलैटरल ओवरी को इन्वॉल्व करे तो उसको बोलते हैं क्रूकनबर्ग, और ये डिफ्यूज टाइप में देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, अब आ गया स्मॉल बोवेल। स्मॉल बोवेल के अंदर इतने ज़्यादा अच्छे कैंसर नहीं होते, कार्सिनॉइड ट्यूमर है, इसको पढ़ लेते हैं। कार्सिनॉइड ट्यूमर के अंदर मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है न्यूरोएंडोक्राइन की, याद करने के हमने लंग्स में भी पढ़ा था। जो ट्यूमर होता है उनमें न्यूरो सेक्रेटरी ग्रैन्यूल होते हैं जो कि क्रोमा ग्रैन्यूल को पॉजिटिव करते हैं। याद करने के न्यूरोएंडोक्राइन वाले स्मॉल सेल के अंदर भी थे, दैट इज बाय दे आर पॉजिटिव फॉर क्रोमा ग्रैन्यूल। ओके, तो ये वाला जो कार्सिनॉइड ट्यूमर है स्मॉल बोवेल को मेनली इन्वॉल्व करता है, उसमें पॉलिप लाइक मैस बनेगा। अब ये सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, खासतौर पर सेरोटोनिन प्रोड्यूस करती है। जब सेरोटोनिन लिवर मेटाबोलाइज करेगा तो 5 हाइड्रोक्सीइंडोल एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होगा जो कि यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो अगर कार्सिनॉइड ट्यूमर का लिवर की तरफ मेटास्टेसिस होती है तो उसकी वजह से सेरोटोनिन लिवर के मेटाबॉलिज्म को बाईपास करना शुरू कर देगा। जब बाईपास करना शुरू कर देगा तो जो सेरोटोनिन है हेपेटिक वेन में निकल जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में निकल जाएगा, जिसकी वजह से कार्सिनॉइड ट्यूमर के बजाय वो कार्सिनॉइड सिंड्रोम और कार्सिनॉइड हार्ट डिजीज करवा देगा। अब कार्सिनॉइड सिंड्रोम के अंदर क्या चीज़ें है? कार्सिनॉइड सिंड्रोम के अंदर ब्रोंकोस्पैज्म होती है, डायरिया होता है, फ्लशिंग ऑफ फेस होती है, इसको बीडीएफ से रट्टा मार सकते हो। ओके, या बॉयफ्रेंड डिजीज से रट्टा मार सकते हो। ब्रोंकोस्पाज्म, फ्लशिंग और डायरिया होता है, तो ये अल्कोहल या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि ये स्टिमुलस सेरोटोनिन के रिलीज को बढ़ा देते हैं। जो कार्सिनॉइड हार्ट डिजीज है इसके अंदर राइट साइड को मेनली इन्वॉल्व करेगा, तो क्योंकि कहाँ पे आ रहा है, ये हिपैटोसिस्टेमिक शंट से आ रहा है, यानी राइट साइड को इन्वॉल्व करेगा, तो ये राइट साइडेड वैल्वुलर फाइब्रोसिस करवा देगा ड्यू टू इंक्रीज कोलेजन। और जब राइट साइड की वाल्व की फाइब्रोसिस हो जाती है तो ट्राइकस्पिड की रिगर्जिटेशन होती है और पल्मोनरी वाल्व की स्टेनोसिस होती है। इनको रट्टा मार लेना, दोनों राइट साइडेड है। ट्राइकस्पिड की रिगर्जिटेशन और पल्मोनरी वाल्व की स्टेनोसिस होती है। लेफ्ट को इन्वॉल्व नहीं करेगा क्योंकि लेफ्ट वाली साइड के अंदर लंग्स से ब्लड होकर आना है और वहाँ पे मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम पड़ा हुआ होता है। इसके बाद आ जाता है कोलोन वाला टॉपिक है, तो कोलोन के अंदर जो कैंसर है वो कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा है, लेकिन कुछ कोलोन के पॉलिप्स भी होते हैं, तो हम पॉलिप्स वाले टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं। तो जो कोलोनिक पॉलिप्स होती है, नंबर 1 डेफिनेशन क्या है पॉलिप्स की, तो कोलोनिक जो पॉलिप्स होती है ये म्यूकोजा की प्रोट्रूजन होती है। रेस प्रोट्रूजन और क्लोनिक म्यूकोजा इज कॉल्ड कोलोनिक पॉलिप। तो ये मेनली दो टाइप की होती है, हाइपरप्लास्टिक और रेटिनोमेटस। वैसे पॉलिप दो टाइप की होती है, नियोप्लास्टिक और नॉन नियोप्लास्टिक। तो जो हाइपरप्लास्टिक रेटिनोमेटस है ये नॉन नियोप्लास्टिक, एक नॉन नियोप्लास्टिक और एक नियोप्लास्टिक है। जो हाइपरप्लास्टिक नियोपॉलिप होती है, हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स होती है, ये ग्लैंड्स की हाइपरप्लेजिया की वजह से होती है और माइक्रोस्कोपी के अंदर सीडेटेड अपीयरेंस को शो करती है। लेफ्ट कोलोन को इन्वॉल्व करती है मेनली, यानी रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन को इन्वॉल्व करती है। बिनाइन होती है लेकिन कोई मैलिग्नेंट पोटेंशियल नहीं होती। लेकिन जो एडिनोमेटस है ये नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है, ऊपर सिर्फ हाइपरप्लेजिया था। ओके, सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है, यानी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिप इज हाइपरप्लास्टिक है। ये भी बिनाइन है लेकिन ये प्री मैलिग्नेंट होती है, लेकिन हाइपरप्लास्टिक वाले प्री मैलिग्नेंट नहीं होते। ओके, और ये वाले जो एडिनोमेटस पॉलिप है ये एडिनोकार्सिनोमा की तरफ प्रोग्रेस कर जाते हैं एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस के जरिए। अब एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस ये वो मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस वाला मैकेनिज्म है जिसमें क्लोन का म्यूकोजा पहले एडिनोमा में कन्वर्ट होगा, एडिनोमेटस पॉलिप में कन्वर्ट होगा, फिर वो कार्सिनोमा में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले एपीसी जीन में म्यूटेशन होती है, चाहे वो जर्म लाइन हो, इनहेरिटेड हो, स्पोरेडिक हो, जिसकी वजह से पॉलिप बनेगा। जो एक्स रास म्यूटेशन है वो भी पॉलिप की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जो p53 की म्यूटेशन है और कॉक्स की है तो वो कैंसर की तरफ प्रोग्रेशन को बढ़ा देती है। ओके, तो रिस्क को बढ़ाने वाली एपीसी, फॉर्मेशन को करवाने वाली के रास p53 और कॉक्स वाली कार्सिनोमा करवाने वाली है। दैट इज वाई कि जो एस्पिरिन होती है वो कैंसर को रोक सकती है, एडिनोमा से कार्सिनोमा की प्रोग्रेशन को। स्क्रीनिंग के लिए आप कोलोनोस्कोपी करते हैं और फीकल ओकल्ट टेस्ट जिसको ग्वाक टेस्ट कहते हैं, लेकिन जो मेन जो हमारा है वो हमारा क्या होता है, बायोप्सी होती है। कोलोनोस्कोपी के अंदर हाइपरप्लास्टिक या एडिनोमेटस एक जैसे नजर आते हैं तो आपने इनको अलग करना होता है। तो जो प्रोग्रेशन होती है एडिनोमा कार्सिनोमा की तो वो डिपेंड करती है साइज के ऊपर, सिस्टाइल ग्रोथ के ऊपर और विलस हिस्टोलॉजी पर, कि अगर विलस हिस्टोलॉजी है या अगर ग्रोथ सिस्टाइल है या फिर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो प्रोग्रेस कर जाएगा। इसके बाद फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है जिसमें 100 से या 1000 तक आपको एडिनोमेटस कोलन पॉलिप देखने को मिले। तो नंबर 1 के इनहेरिटेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट होनी चाहिए, नंबर 2 100 से लेकर 1000 पॉलिप होने चाहिए, वो भी एडिनोमेटस पॉलिप होने चाहिए कोलोन के अंदर। तो ये एपीसी क्रोमोसोम नंबर 5 म्यूटेशन की वजह से होता है जिसकी वजह से एडिनोमेटस पॉलिप कोलोन और रेक्टम में आना शुरू हो जाती है। कोलोन और रेक्टम को आप प्रोफाइलेक्टिकली रिमूव करना पड़ता है, ठीक हो गया, क्योंकि कैंसर हो जाएगा। इसके अलावा अब इसकी डिफरेंट वेरिएंट है। अगर फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस है और फाइब्रोमाटोसिस और ऑस्टियोमायोसिस यानी एफएफओ या फाइब्रोमाटोसिस और ऑस्टियोमा, इन तीनों को ऐड कर दो तो बन जाएगा गार्डनर सिंड्रोम।
जो फाइब्रोमाटोसिस है ये नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है, यानी कैंसर नहीं है, नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है। अगर कैंसर वाला होता तो उसको फाइब्रोमा कहते हैं, लेकिन फाइब्रोमाटोसिस का मतलब नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन। तो ये रिट्रोडर अगर ये रिट्रोपेरिटोनियम के अंदर होता है उसको डेस्मॉइड कहते हैं, और ये टिश्यू को लोकली डिस्ट्रॉय कर देता है। मेनली ये बिनाइन नेचर का होता है, लेकिन ऑस्टियोमा बिनाइन ट्यूमर है जो कि स्कल के अंदर होता है। जो टर्कोट सिंड्रोम है इसमें सीएनएस के ट्यूमर आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल मेडुलोब्लास्टोमा, ग्लाइल ट्यूमर और एफएपी आ जाती है। जुवेनाइल पॉलिप क्या होता है? जुवेनाइल पॉलिप स्पोरेडिक है, यानी ये एक्वायर्ड होता है। हिमाटोमेटस यानी बिनाइन पॉलिप है जो कि बच्चों के अंदर अराइज करता है। ठीक हो गया। मेनली ये सॉलिटरी रेक्टल पॉलिप होता है, ओके। और बहुत सारे पॉलिप्स आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं जुवेनाइल पॉलिपोसिस, खासतौर पर स्टोमक के अंदर और कोलोन के अंदर होते हैं, कैंसर के चांसेस को बढ़ा देते हैं। यानी कैंसर के जो रिस्क फैक्टर कोलोन के पॉलिप्स है, फेमिनल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस है, प्यूर्स जैगर सिंड्रोम है। ठीक हो गया। और प्यूर्स जैगर सिंड्रोम के अंदर हिमाटोमेटस पॉलिप है, लेकिन ये बच्चों के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, ये बड़ों को इन्वॉल्व करता है प्यूर्स जैगर सिंड्रोम। ये पूरी जीआईटी के अंदर होते हैं। इसके अलावा म्यूकोकुटेनियस लीगेंस होती है जिनको फ्रैक्कल लाइक स्पॉट्स या फिर ब्लैक हेड्स कहते हैं। अब तो कोलोरेक्टल कैंसर, तो कोलोरेक्टल कैंसर कोलोन या रेक्टल म्यूकोसा से निकलता है। थर्ड मोस्ट कॉमन साइट है कैंसर की, ओके। 60 से लेकर 70 साल वाले बूढ़ों में होता है मेनली। ठीक हो गया। तो इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? तो ये एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस की वजह से या माइक्रोस्टेलाइट इंस्टेबिलिटी की वजह से हो सकता है। अब माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी क्या होती है? माइक्रोसैटेलाइट एक रिपीटिंग सीक्वेंस होती है नॉन कोडिंग डीएनए, नॉन कोडिंग डीएनए के रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं, और अगर इनकी जो इंटीग्रिटी होती है सीक्वेंस की या जो स्टेबिलिटी होती है वो सेल डिवीजन में मेंटेन रहती है, ओके। द इंटीग्रिटी ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। लेकिन अगर इनस्टेबिलिटी आ जाए तो उसका मतलब डीएनए कॉपी मैकेनिज्म डिफेक्टिव है, लाइक डीएनए मिसमैच रिपेयर एंजाइम में मसला आ गया है, ओके। अब एक डिजीज है उसका नाम है हेरिडेटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर। तो हेरिडेटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर यही डीएनए मिसमैच रिपेयर जो एंजाइम्स होते हैं उसमें म्यूटेशन की वजह से होता है, जिसकी वजह से कोलोरेक्टल के अलावा ओवेरियन और ओवेरियन के अलावा एंडोमेट्रियल कैंसर भी होता है। तो उसको रट्टा कैसे मारना है? इसको रट्टा मारना इको से रट्टा मार लेना, ओके। कोलोरेक्टल कैंसर डिनोवो भी आ सकता है, यानी एडिनोमेटस पॉलिप के बगैर या फिर इनकी वजह से भी आ सकता है। स्क्रीनिंग के अंदर कोलोनोस्कोपी और फीकल ओकल टेस्ट सेम वही है। गोल हमारा यही है कि एडिनोमेटस पॉलिप को निकाल दो। जो कार्सिनोमा होता है किसी भी कोलोन के साइड को इन्वॉल्व कर सकता है, लेफ्ट साइडेड या राइट साइडेड। तो जो लेफ्ट साइडेड होता है उसमें नैपकिन रिंग लेयन होती है, एल से रट्टा मार लो, ओके। और इसमें स्टूल का कैलिबर रिलेटिवली कम हो जाएगा, स्टूल कैलिबर कम हो जाएगा, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन होगा, ब्लड स्ट्रीक स्टूल आएगा। राइट साइडेड के अंदर रेस्ट लेयंस होती है, नैपकिन रिंग लेयन नहीं होती, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आता है और वेग पेन होगा, ठीक है। इसके बाद कोलोनिक जो एडिनोकार्सिनोमा होता है उसमें स्ट्रेप्टोकोकस बोविस एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। स्टेजिंग के अंदर टीएनएम कहते हैं, टी का मतलब है कि डेप्थ ऑफ इन्वेजन क्या है, ओके। एन का मतलब रीजनल लिम्फ नोड और टी का एम का मतलब मेटास्टेसिस है, लीवर को इन्वॉल्व करता है। और इसका जो ट्यूमर मार्कर है कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है, जो कि ट्यूमर के रिस्पॉन्स को या रिकरेंस को देखने के लिए काम आता है, लेकिन स्क्रीनिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा, तो जो पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा होता है एडिनो कार्सिनोमा जो कि पेनक्रियाटिक डक्ट से राइज करता है। इसके रिस्क फैक्टर क्या है? स्मोकिंग और क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस है। और क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस की कॉजेज क्या क्या होते हैं या इसकी जो रिस्क फैक्टर क्या है? अल्कोहल की वजह से या सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से हो सकता है। क्लिनिकल फीचर क्या होती है? जो पेनक्रियाटिक कैंसर की वजह से सबसे गंदा कैंसर है और इसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस है। इसके अंदर आपको हेड एंड नेक भी निकालना पड़ेगा, पेनक्रियास के अलावा प्रोक्सिमल डुओडेनम और गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड वीपल प्रोसीजर। लेकिन इसके क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं? एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया तो पेल स्टूल देखने को मिलेगा और जो गॉल ब्लैडर पाल्पेबल होगा, ओके। खास तौर पर जो अगर ट्यूमर होता है हेड ऑफ पेनक्रियास का, स्कैंड्रो डायबिटीज मेलाइटिस हो सकती है अगर ट्यूमर बॉडी या टेल का। लेकिन अगर हेड का है तो फिर क्या होगा? पाल्पेबल गॉल ब्लैडर और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है तो फिर आपको पेल स्टूल और पाल्पेबल गॉल ब्लैडर होता है। इसके अलावा पेनक्रियाटाइटिस भी हो सकती है, माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी हो सकता है। माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस को बोलते हैं ट्रोजियो सिंड्रोम, जिसके अंदर लिम्स की 3 चीज़ें होती है। नंबर 1 स्वेलिंग, एरिथीमा और टेंडरनेस। एसईटी सेट से रट्टा मार लो। इसका सीरम ट्यूमर मार्कर CA 19.9 होता है। नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर वाला टॉपिक। तो गॉल ब्लैडर कैंसर एडिनोकार्सिनोमा होता है। इसका मेन मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर गॉल स्टोन होता है, खासतौर पर पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर से कॉम्प्लिकेट हो जाए। क्लिनिकली ये कोलिसिस्टाइटिस की तरह प्रेजेंट करता होता है। इसके बाद है हमारा लीवर। तो लीवर के अंदर जो हमने पढ़ना है वो है हेपेटिक एडिनोमा। तो जो हेपेटिक एडिनोमा बिनाइन ट्यूमर होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की लेने की वजह से होता है, और इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि लीवर फट सकता है, इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग होती है, ट्यूमर सब कैप्सुलर होती है, एस्ट्रोजन से ग्रो कर रही होती है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है हेपेटोसाइट का, तो ये हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है, खासतौर पर क्रॉनिक हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस है। इसके अलावा सिरोसिस है। सिरोसिस की मजीद कॉजेज होती है लाइक अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर डिजीज, नॉन अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर डिजीज, ओके।
ठीक हो गया। इसके अलावा हीमोक्रोमाटोसिस, आयरन आ गया, कॉपर आ गया, विल्सन डिजीज या अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है, या फिर एफ्लाटॉक्सिन फंजाई से रिलीज हो गई है जो कि p53 की म्यूटेशन करवाते हैं। अब हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बुड चेरी सिंड्रोम के रिस्क को बढ़ा देता है। बुड चेरी सिंड्रोम क्या होता है? हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लिवर की इन्फेक्शन होती है, पेशेंट में पेनफुल हेपेटोमेगाली और एसाइटिस होगा। ट्यूमर बहुत लेटली डिटेक्टेड होती है, अल्फा सीरम ट्यूमर मार्कर अल्फा बीटा प्रोटीन है। मेटास्टेसिस टू द लिवर, तो इसमें क्या होता है? इसमें रट्टा मार लेना, क्या कोलोन से, ब्रेस्ट से, लंग से आ रहे होते हैं, BLS से रट्टा मार लेना। अब है किडनी वाला चैप्टर। तो किडनी के अंदर ट्यूमर्स वैसे इतने इंपॉर्टेंट है, बल्कि है। तो रीनल नियोप्लेजिया पहला है एंजियोमायोलाइपोमा, तो ये हेमाटोमा जिसमें ब्लड वेसल, स्मूथ मसल और एडिपोज टिश्यू होगा, ट्यूबरस एक्लोरेसिस में हो गई। रट्टा मार लेना कि ट्यूबरस एक्लोरेसिस के अंदर एक और भी था, वो मैंने नहीं बताना। इसके बाद रीनल सेल कार्सिनोमा, तो ये मैलिग्नेंट एपिथेलियल सेल्स का ट्यूमर है जो कि किडनी ट्यूब्यूल से अराइज करता होता है। ओके। जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट में क्लासिकल ट्राइड है। वो क्लासिकल ट्राइड क्या होता है? क्लासिकल ट्राइड आपका हिमाचुरिया, पाल्पेबल मैस और फ्लैंक पेन होता है। तीनों सिम्टम बहुत रेयरली आते हैं, लेकिन हिमाचुरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा पैरान्यूप्लासिस सिंड्रोम भी हो सकता है, लाइक एरिथ्रोपॉइडन रेडियस होगा, रेनिन है, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड है, ये ACTH हो सकता है। कभी कभार वेरिकोसील भी हो सकती है, खासतौर पर लेफ्ट साइड पे से, क्योंकि जो लेफ्ट रीनल वेन है वो कार्सिनोमा ब्लॉक कर देगा। यानी अगर कार्सिनोमा या जो कैंसर है वो लेफ्ट रीनल वेन को इन्वेट करेगा। खासतौर पर कौन सा कैंसर होगा जो कि लेफ्ट रीनल वेन को इन्वेट करेगा, मैंने आपको बताना है। अच्छा, कैंसर 3 टाइप का होता है, क्लियर सेल वाला और पेपिलरी वाला। तो जो पेपिलरी वाला वो इन्वेट करेगा आके। ओके, तो कार्सिनोमा की लेफ्ट रीनल वेन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या होगा? लेफ्ट स्पर्मेटिक वेन की ड्रेनेज खत्म हो जाती है, लेकिन जो राइट वाली होती है वो इंफीरियर वेना केवा से निकल जाती है। ग्रॉस एग्जामिनेशन करें तो आपको येलो मैस देखने को मिलेगा, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली क्लियर साइटोप्लाज्म विच इज कॉल्ड क्लियर सेल कार्सिनोमा। पैथोजेनेसिस के अंदर VHL जीन की म्यूटेशन होती है जो कि 3p पे पड़ा हुआ होता है। याद करना किसकी वजह से और क्या हो सकता है? बोन हिप्पोलिम्फो डिजीज, जिसमें हेमेंजियोब्लास्टोमा होता है। अब इसकी वजह से क्या होगा? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा HIF के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से मजीद 2 चीज़ें बढ़ेगी और सेल साइकिल बढ़ जाती है। ट्यूबर मजीद 2 टाइप का होता है, स्पोरेडिक और हेरिडेटरी। या स्पोरेडिक बूढ़े लोगों में होगा, अपर पोल को इन्वॉल्व करता है और सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। लेकिन जो हेरिडेटरी है वो वॉन हिप्पल-लिंडो डिजीज की वजह से होता है। वॉन हिप्पल-लिंडो डिजीज की वजह से सेरिबेलम का हेमेंजियोब्लास्टोमा और किडनी के अंदर रीनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है। इसके बाद वेम्स ट्यूमर है। वेम्स ट्यूमर मैलिग्नेंट किडनी ट्यूमर है, लेकिन ये ब्लास्टीमा पे मुश्तमिल होती है। ब्लास्टीमा क्या है? इमेच्योर किडनी मेसेनकाइम है। इसके अलावा प्रिमिटिव ग्लोमेरुलस, प्रिमिटिव ट्यूब्यूल्स और स्टोमल सेल्स आ जाती हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें भी वही 2 चीज़ें हैं, फ्लैंक मास तो होगा, हिमाचुरिया होगा, लेकिन यहाँ पर अ, फ्लैंक पेन के बजाय इन्होंने हाइपरटेंशन ऐड कर दिया है, खासतौर पर वो भी रेनिन की वजह से। अब ये जो ट्यूमर होते हैं वो स्पोरेडिक होते हैं, लेकिन इनहेरिटेड भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर 3 हैं, एक है WAGR, इसके बाद डिनाइस ड्राइश सिंड्रोम और बैकवैथ विल्डमैन सिंड्रोम। पहला है WAGR, W फॉर वेम्स ट्यूमर, A फॉर एनेरिडिया जेनिटल एब्नॉर्मैलिटी, M फॉर मेंटल एंड मोटर रिटार्डेशन। तो ये WTIG1 की वजह से होता है। तो WT1 की वजह से WAGR और डिनाइस ड्रैश सिंड्रोम हो सकती है, जबकि WT2 की वजह से क्या हो सकता है? बैक विथ विडलमैन सिंड्रोम। ये तो मुझे पढ़ी भी नहीं चाह रही। अब डिनाइस ड्रैश सिंड्रोम के अंदर वेम्स ट्यूमर तो होगा, लेकिन इसके अलावा रीनल ग्लोमेरुलर डिजीज होगा, मेल में सूडो हर्मेफ्रोडाइटिज्म होगा, लेकिन इस केस में हाइपोग्लाइसीमिया, मस्कुलर हेमी हाइपरट्रॉफी और ऑर्गेनोमेगाली होगा। ओके, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, और ये WT2 की वजह से होता है, और ख़ासतौर पर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 को इन्वॉल्व करता होता है। इसके बाद हमारा लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट कार्सिनोमा, तो पहला यूरोथेरियल, दूसरा स्क्वेमस सेल और फिर एडिनोकार्सिनोमा। मेनली हमारा ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा जो कि यूरोथेरियल लाइनिंग से निकलता है। पेल्विस, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा मोस्ट कॉमन होता है, ब्लैडर से निकलता होता है। रिस्क फैक्टर के अंदर सिगरेट स्मोकिंग, लेकिन बीटा नफ्थालेमीन, एजोडाई, साइक्लोस्फॉस्फामाइड और फिनासिटिन यूज़ की वजह से हो सकता है। इसमें बेलनेस हीमाचुरिया होता है, 2 पाथवे से निकलता है, फ्लैट और पेपिलरी। फ्लैट के अंदर हाई ग्रेड, ये जो फ्लैट वाला होता है इसमें हाई ग्रेड ट्यूमर होगा, फ्लैट ट्यूमर होता है जो कि इन्वेट करता होता है, अर्ली p53 म्यूटेशन होती है। लेकिन जो पेपिलरी वाला लो ग्रेड पेपिलरी ट्यूमर है जो कि हाई ग्रेड में कन्वर्ट होगा, फिर इन्वेट करेगा, लेकिन p53 की म्यूटेशन इसमें नहीं होती, और यहाँ पर आपको फील्ड इफेक्ट देखने को मिलती है। ओके। इसके बाद स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है किसकी? स्क्वेमस सेल की, खासतौर पर ब्लैडर को इन्वॉल्व करता है। तो ये स्क्वेमस मेटाप्लेजिया की वजह से हो सकता है। इसके रिस्क फैक्टर के अंदर क्रोनिक सिस्टाइटिस है, या इन्फेक्शन है, खासतौर पर शिस्टोसोमा हिमेटोबियम जो कि इजिप्शियन में होता है, या नेफ्रोलिथियासिस है। एडिनोकार्सिनोमा ये यूरेकल रेमिनेंट से अराइज करता होता है, और जो ट्यूमर है वो डूम ऑफ ब्लैडर से निकलता है। इसके अलावा सिस्टाइटिस ग्लैंडुलरिस या एक्सट्रॉफी की वजह से भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ तक तो हमने रट्टा मार लिया। अब बारी है फीमेल जेनिटल सिस्टम और जेस्टेशनल पैथोलॉजी की, लेकिन मेरा बोल बोल के गला खराब हो चुका है। लेट मी ड्रिंक वाटर।
ओके, तो अब तक हमने कितने चैप्टर्स के ट्यूमर को कवर कर लिया? तो 13 वाला चैप्टर है, 13 वाला। इसके बाद हमारे तकरीबन 4 से 5 चैप्टर रहते हैं। आई थिंक उसको नेक्स्ट वीडियो में ही कवर कर लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।